बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का रिव्यू करेंगे, यानी वो चीज़ें जो हमने 3.2 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी थी सर्कल से रिलेटेड, अगेन इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे डिमांड किया गया स्टेट पैथागोरस थ्योरम, यानी हमने ये बताना है कि पैथागोरस थ्योरम क्या है। उर्दू अगर इसकी देखें तो इसको कहते हैं फिसागोरस। ठीक है, मसला फिसागोरस। अब मसला फिसागोरस क्या होता है या पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? राइट एंगल ट्राई एंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो, उसके ऊपर ये अप्लाई होता है और उसकी जो नामालूम साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, वो निकालने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। उनके दरमियान एक रिलेशन है, यानी ये आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसमें एक ये वाला स्क्वायर टाइप जो ये राइट एंगल है। इस राइट एंगल के बिल्कुल सामने जो लंबी साइड होती है तिरछी, उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये एल्टीट्यूड है, नीचे बेस है। ठीक हो गया। अब ये तीनों साइड्स का जो आपस में एक रिलेशन है वो ये ऊपर लिखा हुआ है, इस रिलेशन को बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम। ये एक मैथमेटिशियंस था, उसने इनका रिलेशन फाइंड आउट किया था, जो कि आज तक बिल्कुल वैलिड इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप डिटेल्ड लेक्चर इसका देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला लेक्चर है उसके अंदर मैंने ये सारी डेफिनेशंस बताई हुई हैं डिटेल के साथ। फिर भी यहाँ पैथागोरस की थ्योरम उसने पूछी है, स्टेट पैथागोरस थ्योरम तो स्टेट किया हुआ है। द पैथागोरम थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी तीन साइड्स हैं। ठीक है, अब जो हाइपोटेनियस होगा, ये खड़ा हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी जो बाकी दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर्स के मजमूए के बराबर होता है, सम के बराबर। तो यही बात इधर लिखी हुई है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक हो गया। अगर मैं उर्दू में बात करूं तो हम कहेंगे कि ये जो वतर होता है इसका मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। Mathematically, it is expressed as c square equal to a square plus b square, where c is hypotenuse. ठीक है, where c is the length of the hypotenuse and a and b are the lengths of other two sides, altitude and base. तो ये हमारा जो पहली एक क्वेश्चन का पहला पार्ट था स्टेट पैथागोरस थ्योरम, ये हमने स्टेट कर लिया और ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है राइट फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। देखें, थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर हमने एक फार्मूला या एक बात ये सीखी कि जैसे ही कोई शेप चेंज होती है, डायग्राम चेंज होती है, उसका फार्मूला भी चेंज हो जाया करता है। जैसा कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर उसके बाद स्फीयर है, कोन है, जैसे शेप चेंज हो रही है इनके एरिया के फार्मूले, इनके जो वॉल्यूम के फार्मूले हैं वो चेंज हो जाया करते हैं। अब आपको सामने ये एक फुटबॉल नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक हो गया। तो द सरफेस एरिया ए ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय द फार्मूला area equal to 4 pi r square, where r is the radius of the sphere and pi is approximately 3.14159, और ये 22/7 भी इसको लिखा जाता है फ्रैक्शन के अंदर। ठीक हो गया। तो ये था जनाब फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अच्छा, लाजमी नहीं है कि जो रिव्यू एक्सरसाइज में आपको चंद एक फार्मूले पूछे गए हैं वही इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, स्फीयर पढ़ा है तो स्फीयर के दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए, वॉल्यूम और एरिया। कौन पड़ी है तो कौन का वॉल्यूम और एरिया फाइंड आपको करना आना चाहिए। इसी तरीके प्रिज्म है, इसी तरीके पैरामिड है, जितनी भी शक्लें पड़ी हैं फार्मूले मैंने ड्राइव कराने आपको सिखाए हुए हैं इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप शुरू से देखें 3.1 एक्सरसाइज से ऑनवर्ड आपको तमाम तमाम मटेरियल मिलेगा डिटेल के साथ। तो आप उन फार्मूलों को एक साफ पेज पे लिखिए और सामने उनकी डायग्राम बनाइए और जनाब उसको अच्छे तरीके से याद कीजिए।
अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक लेक्चर उसके अंदर 3 पॉइंट जो चैप्टर नंबर 3 है डोमेन 3 इसके तमाम फार्मूले विद डायग्राम्स बना दूंगा, ताकि आप उसका प्रिंट भी ले सकें बाद में, और एक ही लेक्चर के अंदर आप उसको रिवाइज भी कर सकें। तो अपने पास एक कागज़ पे लिख लीजिए आप ना, डायग्राम्स बना के। मैं कोशिश अपनी से करूँगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद है जी पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें लिखा हुआ है राइट द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखें कोन है, जैसे शेप चेंज हुई है फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ये वॉल्यूम आ गया कोन का, और ये उसकी इलस्ट्रेशन है, यानी डायग्राम बनी हुई है कि कोन किस तरह से होती है। ठीक है, कोन की एक बेस होती है, एक ऊपर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक ऊपर वर्टेक्स होता है। और इसी तरीके से अगर इसके अंदर वाली चीज़ें देखी जाएँ तो इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो सीधी हाइट होती है उसको कहते हैं हाइट ऑफ कोन, और जो हाइपोटेनियस बन रहा है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। सेंटर से लेके किनारे तक का जो फासला है जो कि बेस का रेडियस कहलाता है। तो जनाब इन सब चीज़ों को मिला के वॉल्यूम ऑफ कोन बनता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 πr² h, या लिखा हुआ है साथ, द वॉल्यूम वी ऑफ कॉन इज गिवन बाय द फार्मूला वी इक्वल टू 1/3 πr² h। अब इसको हमने एक एक्सरसाइज थी पीछे जिसके अंदर आई थिंक 3.45 होगी, उसके अंदर डिटेल के साथ हमने पढ़ा था कि कैसे वॉल्यूम ऑफ कॉन और एरिया ऑफ कॉन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब पार्ट नंबर आता है 4 के अंदर लिखा हुआ है डिफाइन सेक्टर, कॉर्ड, कंसेंट्रिक सर्कल एंड सेंट्रल ऑफ एंगल, या सॉरी सेंट्रल एंगल। अब ये तमाम जो 4 डेफिनेशंस हैं ये रिलेटेड हैं सर्कल से, और ये 3.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने इस चीज़ की डिटेल पढ़ी थी, और मैंने वहाँ भी आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाया था। अब इस लेक्चर के अंदर फिर मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा। ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसका यहाँ पे एक सेंटर है, ये इस जगह पे ना एक सेंटर है। ये डिफरेंट कलर्स में आपको समझाने के लिए ना, ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, इसलिए इसको डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं। अब मैं 1 बाय 1 सारे बता देता हूँ कि दायरे की जो बैरूनी सरफेस होती है उसका छोटा सा टुकड़ा, इसको आर्क कहते हैं। ठीक है, और अगर दायरे के अंदर सिर्फ 2 आर्क हों, एक छोटी हो एक बड़ी हो, तो उस छोटी को कहेंगे माइनर आर्क और बड़ी को कहेंगे मेजर आर्क। फिर उसके बाद आता है सेगमेंट। ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस कलर को कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है कि एक कॉर्ड होती है, 2 किनारों को मिलाने वाली लाइन, और एक आर्क होती है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो सेगमेंट बन जाता है। फिर उसके बाद है सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं कि ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, 2 रेडियस हो और एक आर्क हो, इनके दरमियान ये जो तमाम चीज़ है इसको सेक्टर कहते हैं। सेगमेंट में और सेक्टर में फ़र्क ये है कि यहाँ पे कॉर्ड होती है, ठीक है, एक ही होती है, और सेक्टर के अंदर रेडियस होता है, एक ये वाला रेडियस, एक ये वाला रेडियस, और ये 2 होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये जो 4 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इनके बारे में आपको पता चल गया। बहरहाल प्रॉपर हमने डिफाइन करना है सेक्टर को, तो आप इस तरीके से करेंगे, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द आर्क बिटवीन देम, यानी 2 रेडियस हों और उनके दरमियान जो आर्क होती है उसके दरमियान वाला जो होता है रीजन, उसको कहते हैं जनाब सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमसे पूछेगी ये कॉर्ड की। तो जैसे मैं इधर आपको बता रहा था कि दायरे के 2 किनारों को आपस में मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। हाँ, अगर यही लाइन सेंटर से गुजर के कहीं दूसरी साइड पे जा रही होती तो हम इसी कॉर्ड को डायमीटर का नाम दे देते। A chord of a circle is a straight line segment that connects 2 points on the circumference of the circle। ठीक है, ये जो बेरोनी सर्कमफ्रेंस है, मुहित है, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। उसके बाद सी है जनाब कंसेंट्रिक सर्कल। हाँ जी, प्याज तो आपने देखा होगा, प्याज के अंदर जो सर्कल बने होते हैं इस तरह के, इनको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। और डिफाइन ऐसे करेंगे कि ऐसे सर्कल्स जो एक दूसरे के अंदर हों और उनका कॉमन सेंटर पॉइंट हो। ठीक है,
Concentric circles are circles that share the same center but have different radii. इनका सेंटर तो सेम होता है लेकिन रेडियस मुख्तलिफ होता है। अगर छोटे की बात करें तो इसका रेडियस छोटा होगा, अगर इसकी बात करें तो रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और अगर उससे आगे वाले की बात करें रेडियस उससे ज़्यादा होगा, और उससे ज़्यादा होगा, फिर आगे वाले की बात करें तो इसका और रेडियस होगा, इसकी बात करें तो और रेडियस होगा। यानी मुख्तलिफ रेडियस होंगे बट सेंटर जो उनका है, सेंटर ऑफ सर्कल्स, वो सेम होगा। उसके बाद है सेंट्रल एंगल। जैसा कि नाम के अंदर ही है सेंटर लिखा हुआ, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, अ सेंट्रल एंगल इज एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये देखिए, ऐसा एंगल जो सेंटर से बन रहा हो, यानी सेंटर के अंदर हो, एक ये वाली साइड गई, एक ये वाली गई, इनमें से एक इनिशियल आर्म होगा, एक टर्मिनल आर्म होगा, ये जो बन रहा है एंगल सेंटर के साथ, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। A central angle is an angle whose vertex is the center of a circle and whose sides are radii of the circle। ये जो sides होती हैं ये इसके रेडियस होते हैं सर्कल के, ठीक है, जो एंगल बना रहे होते हैं। तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस छोटे से लेक्चर के अंदर हमने रिवाइज किया। और ये एक्चुअल में रिवीजन किस चीज़ की थी, 3.1 3.2 मेनली, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक कोन वाली जो एक्सरसाइज थी उसकी रिवीजन थी आज। ठीक है, इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 3.4 एक्सरसाइज, 3.1 3.2 की रिवीजन है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ ये जो मेरी वीडियो लेक्चर्स है इसका तज़किरा कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।